आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस कैप्सूल सीरीज जो बनाई गई है आप लोगों के लिए। इससे पहले के सेशन में हमने पढ़ा था एथिकल अप्रोचेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड होते रहते हैं। सो मोटिवेशन थ्योरीज जो अलग अलग लोगों ने बताई है वो थ्योरीज कवर करने वाले हैं हम आज के सेशन में। आर यू ऑल रेडी? लेट अस स्टार्ट दिस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. Motivation theories can be classified into two groups, content theories and process theory. दो अलग अलग ग्रुप्स में हम मोटिवेशन थियोरीज को बांटते हैं, कंटेंट थियोरीज और प्रोसेस थियोरीज में। कंटेंट थियोरीज का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती है, जैसे पैसा पैसा। और प्रोसेस थियोरी का मतलब होता है कौन से ऐसे तरीके हैं, मीन्स हाउ पीपल कैन बी मोटिवेटेड। तो कंटेंट थ्योरी ने सिंपली ऐसे फैक्टर्स बताए कि ये चीज़ों से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, जैसे सैलरी दे दो, बोनस दे दो, अच्छा वर्किंग कंडीशन दे दो। और प्रोसेस थियोरी ने तरीके बताए हैं कि ये सारी चीज़ों से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बट तरीका होना चाहिए कि इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट थ्योरी का फोकस है कि कौन सी चीज तुमको मोटिवेट करती है, कौन सी चीज आपको एसीसीए बनने के लिए मोटिवेट कर रही है, मुझे बताइएगा आप लोग। व्हाट मोटिवेट्स पीपल? मैम अपना सपना मनी मनी। तो मनी इज ए कंटेंट, मतलब मनी एक फैक्टर है जो लोगों को मोटिवेट करता है। कुछ लोगों का होता है कि मैम अपन को तो नाम चाहिए जीवन में, रिकॉग्निशन, तो वो भी एक तरह से क्या है, एक फैक्टर है जो मोटिवेट करता है। These theories explore the specific needs or desired outcome that drive people to work. They are also known as need theories as they focus on identifying the needs that motivate behavior. तो ये जो theories है यहाँ पे specifically focus किया गया उन factors पे जो factors लोगों को motivate करते हैं। That is our content theory. Assumption इन्होंने क्या माना है? They assume that everyone has similar needs and respond to motivating factors in the same way. यहीं पे इनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ऐसा मान लिया कि हर इंसान को सेम चीज से मोटिवेट किया जा सकता है, पर ये गलत है। जैसे कि तुम एक 2 साल के बच्चे को चॉकलेट देकर मोटिवेट कर सकते हो, पर मेरे जैसे इंसान को चॉकलेट देकर मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो डिफरेंस है, हर एक शख्स के लिए अलग अलग मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। जिस चॉकलेट से वो बच्चा मोटिवेट हो रहा है, सेम फैक्टर से मैं सेम तरीके से खुश या मोटिवेट नहीं होने वाली। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कंटेंट थ्योरी का, कि उन्होंने ऐसा मान लिया कि हर इंसान को पैसों से मोटिवेट किया जा सकता है, बट नॉट ऑलवेज। हर पर्सन पैसों के लिए काम नहीं करना चाहेगा। हर इंसान को नाम चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो सबकी नीड्स अलग अलग है, बट कंटेंट थ्योरी ने ऐसा अजम्पशन माना था कि सबकी नीड एक जैसी है, नीड एक जैसी है। द गोल इज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू मोटिवेट ऑल इंडिविजुअल्स। यहाँ पे मेन गोल था कि वो तरीका ढूंढा जाए जिससे सब इंडिविजुअल्स को मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये कंटेंट थ्योरी का प्रॉब्लम था बच्चों। फिर आई हमारे पास प्रोसेस थियोरी, हाउ पीपल आर मोटिवेटेड, लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं हम, दैट इज प्रोसेस थियोरी। दीज थियोरीज एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल स्टार्ट, सस्टेन एंड डायरेक्ट देयर बिहेवियर। ये थियोरीज ने प्रोसेस बताया कि इस तरीके से आप चीज़ें करो तो लोगों को हम मोटिवेट कर पाएंगे। तो दोज वर प्रोसेस थियोरीज। दे फोकस ऑन हाउ पीपल सेट एंड अचीव गोल्स एंड हाउ मोटिवेशन चेंजेस थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो इन थियोरीज का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि लोग कैसे अपने गोल सेट करते हैं, कैसे उन्हें अचीव करते हैं, कब वो कम मोटिवेट होते हैं, कब वो ज़्यादा मोटिवेट है। देखो मोटिवेशन एक जैसा नहीं रहता, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। आज कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लोगे, 10 चैप्टर पढ़ लोगे, बट धीरे धीरे वो मोटिवेशन कम हो जाता है। सो प्रोसेस थियोरी ने फोकस किया द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। इनका assumption था इंडिविजुअल्स कैन चूज देयर ओन गोल्स एंड डिसाइड हाउ टू अचीव देम बेस्ड ऑन देयर ओन प्रेफरेंसेस एंड कैलकुलेशन, जो मुझे काफ़ी हद तक सही लगता है
कि कोई भी पर्सन अगर खुद से अपना गोल तय करता है, खुद से प्रोसेस डिसाइड करता है कि कैसे मुझे इस गोल तक जाना है, कैसे मुझे अपनी मंजिल को पाना है, तो वो पर्सन मोटिवेटेड रहेगा उस चीज़ को करने के लिए। तो बेसिकली प्रोसेस ने ऐसा बोला कि हर पर्सन खुद से अपने प्रेफरेंसेस तय करेगा, खुद से अपने गोल सेट करेगा, खुद से उनको अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ये कहना था प्रोसेस थियोरीज का। पहली कंटेंट थ्योरी आती है बच्चों मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो ने 5 लेवल बताए कि पहले ये चीज़ फुलफिल हो, फिर ये चीज़ फुलफिल हो, फिर ये चीज़, फिर लास्ट एंड देन लास्ट। 5 लेवल बताए। मैं आपको पहले लेवल्स पे ले जाना चाहूँगी कि सबसे पहले इंसान अपनी इस नीड को फुलफिल करना चाहेगा, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक नीड्स अगर उसकी मीट नहीं होगी तो वो आगे की नहीं सोचेगा। अब बेसिक नीड क्या है? जैसे अगर वो काम कर रहा है तो बेसिक सैलरी उसे मिले, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो, जान को खतरा ना हो, ये चीज़ें फुलफिल हो तो वो आगे की स्टेप की सोचेगा। दूसरा स्टेप वो चाहेगा उसकी जॉब जो है सिक्योर्ड हो। ऐसा नहीं हो कि वो जहाँ पे काम कर रहा है हर दिन एक रिस्क हो कि क्या पता मेरी जॉब चली जाए। तो ये दूसरा लेवल उन्होंने बताया कि जॉब सिक्योरिटी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब जो सैलरी के अलावा के बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज को, उनको हम फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। सोशल नीड्स, कंपेटिबल वर्क ग्रुप, एक अच्छा खासा ग्रुप हो काम करने के लिए, आसपास लोग बढ़िया हो। अब देखो मास्लो ने ऐसा बोला, मैं नहीं बोल रही, उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो जॉब पे जाता है तो पहला क्या वो ये सोचेगा कि मेरे आसपास लोग अच्छे हों, कि पहले ये सोचेगा कि उसको सैलरी मिले कम से कम। तो उस हिसाब से मास्लो ने लेवल बताए कि भाई पहले सैलरी मिल जाए, फिर सैलरी के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, फिर अच्छे लोग बाग भी मिले आसपास काम करने के लिए। अब लोग बाग मिल जाए, सैलरी ना मिले तो भी ना चले, फ्रेंडशिप्स हो काम करते करते। फिर चौथा लेवल आता है ईगो। ईगो में चाहिए हमको मेरिट पे, मतलब स्किल के बेसिस पे जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो हमें चाहिए। हाई स्टेटस जॉब टाइटल, एक अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए कि भाई मैं मैनेजर की पोस्ट पे होना चाहिए हूँ, मैं इस पोजीशन पे जाना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, मुझे दूसरे लोग रिस्पेक्ट करें। जब आता है जब मेरी बेसिक नीड फुलफिल हो गई, मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल गए, जॉब सिक्योरिटी मिल गई, अब मैं चाहती हूँ कि देखो लोग अपने को रिस्पेक्ट करें, अपना ईगो फुलफिल हो। लास्ट आता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जो हमारे अंदर की इच्छाएं हैं, अंदर की भावनाएं हैं, दैट इज रिलेटेड एस्पेक्ट्स एट वर्क। जैसे कि हमको चैलेंजिंग जॉब मिले और उसे हम पूरा करें जिससे हमको फुलफिलमेंट लगे। क्रिएटिव टास्क डिमांड्स, क्रिएटिव हमको टास्क मिले करने को जिससे हम कुछ नया कर पाए, इनोवेटिव कर पाए। एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अचीवमेंट इन वर्क, जिससे हमको फुलफिलमेंट मिलता हो। मतलब देखो पहले मैं ये कोशिश करूंगी कि यार मैं अपना नॉर्मल काम कर लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ, अब ये सारा काम दाम हो जाए, सैलरी वैलरी मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाए, तो मैं क्या सोचूंगी कि यार कुछ तो मुझे अब नया करना है जिससे मुझे खुद को फुलफिलमेंट मिले कि हाँ मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो दैट इज सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, तो ये मास्लो ने 5 लेवल्स बताए। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, फिर सोशल लाइफ चाहिए, फिर ईगो फुलफिल होना चाहिए और फिर सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी मैम? प्रॉब्लम ये थी कि देखो बच्चों, मास्लो ने बोला फर्स्ट ये फुलफिल होगी, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, पर मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे को तो सबसे पहले ये फुलफिल करना इंपॉर्टेंट लगता है, फिर मेरे को ये चाहिए बेसिक, फिर मुझे ये चाहिए सोशल। मतलब समझ रहे हो, जरूरी नहीं है ना कि मेरी नीड इसी सीक्वेंस में जाए ऊपर। मुझे चाहिए हो सकता है कि ये मैं पहले करूं और ये मुझे बाद में चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन सेम लेवल पे जाए। तो ये प्रॉब्लम था मास्लो की थियोरी में। दूसरा ये था कि भाई ये फुलफिल हो तो तुम इसका सोचोगे, ऐसा उन्होंने माना था।
पर ऐसा भी तो हो सकता है मुझे एक ही समय पे ये तीनों चीजें चाहिए, 1 by 1 नहीं, मुझे तो एक साथ चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, ये तीनों चीजें मुझे एक साथ चाहिए। तो ये भी इसमें प्रॉब्लम था मास्लो की थियोरी में। तो मास्लो की थियोरी ने ऐसा सजेस्ट किया दैट पीपल हैव 5 basic categories of needs that are arranged in a hierarchy. Each level must be satisfied before a person can move to the next level. ऐसा उन्होंने माना था कि पहले एक लेवल की नीड्स होंगी फुलफिल, फिर पर्सन जाएगा दूसरे लेवल को फुलफिल करने। सो नीड्स हमने देख ली ऑलरेडी, 5 लेवल है, और मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बता दी जो अभी आने वाली है मास्लो की थियोरीज की प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है जितने लोग उतनी बातें नहीं है, उतनी अलग अलग नीड्स, भांति भांति के लोग, ये भांति भांति की नीड्स होंगी। पीपल मे नॉट प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि मेरे को इसी ऑर्डर में अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, मुझे पहले सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए और फिर मुझे फिजियोलॉजिकल चाहिए। Some might prioritize higher level needs such as self-esteem before lower level ones like physiological. तो कुछ लोग पहले हायर लेवल की नीड्स फुलफिल करना चाहेंगे, जैसे सेल्फ फुलफिलमेंट वाली, बिफोर गोइंग टू द फिजियोलॉजिकल। तो सेम ऑर्डर में जाए नीड्स, ये तो जरूरी नहीं है। मल्टीपल नीड्स एट वंस, जो मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं ना कि मैं 1 by 1 चाहूँ, मुझे तो सब कुछ एक साथ चाहिए। Individuals may pursue and try to satisfy several needs simultaneously rather than in a strict linear sequence. एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में जाने के बजाय हो सकता है इंसान ये चाहे कि मेरे को सब कुछ एक साथ मिल जाए, तो क्या बात बन जाए। नॉट ऑल नीड्स आर वर्क रिलेटेड, इंपॉर्टेंट। मास्लो ने जो 5 चीजें बताई वो वर्क से रिलेटेड ही बताई है, पर मेरा हर एक मोटिवेटिंग फैक्टर वर्क रिलेटेड नहीं हो सकता है। नॉट ऑल ऑफ मास्लोज नीड्स, पर्टिकुलरली सोशल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, कैन बी कंप्लीटली फुलफिल्ड थ्रू वर्क। सोशल नीड्स में हमने चाहा था हमारे दोस्तों, पर जरूरी नहीं ना कि वर्क प्लेस पे ही हो, वो दोस्तों घर के बाहर भी हो सकते हैं, वर्क के बाहर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सोशल नीड्स में बी बेटर सेटिस्फाइड थ्रू पर्सनल रिलेशनशिप्स आउटसाइड ऑफ देयर जॉब। जो हमारी सोशल नीड है वो हो सकता है जॉब में फुलफिल ना हो, आउटसाइड जॉब फुलफिल हो। तो ये भी पॉसिबल है कि सारी की सारी ज़रूरतें हमारे जॉब से फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो आई होप आपको मास्लो की जो नीड्स है वो समझ आई होगी। मास्लो ने हमको 5 फैक्टर्स बताए। पहला फिजियोलॉजिकल बताया हमको, जो कि बेसिक है हमारा। दूसरा जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। फिर सोशल लाइफ चाहिए हमको, फिर हमें अपना ईगो फुलफिल करना है, फिर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में मतलब बेसिक चीज़ें आ गई। जॉब सिक्योरिटी मतलब हमारा जॉब सेफ हो। सोशल में हमको फ्रेंडशिप्स आ गई। ईगो मीन्स हमको औरों से रिस्पेक्ट चाहिए। एंड सेल्फ एस्टीम मतलब जिससे हमको खुद को ऐसे फुलफिलमेंट फील हो, वो नीड। तो ये 5 बताए, जिसकी प्रॉब्लम हमने समझ ली कि सब लोग सेम ऑर्डर में नहीं जाएंगे, सब लोग 1 by 1 नहीं जाएंगे, और सारी नीड्स काम से फुलफिल नहीं हो सकती। फिर आए थे हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर्स बताए, हाइजीन और मोटिवेटर। हाइजीन का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो अगर हमारे काम से हमको नहीं मिलते हैं तो हम काफ़ी डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, और मोटिवेटर मतलब ऐसे फैक्टर्स जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो हाइजीन तो होने ही चाहिए, क्योंकि हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट नहीं हो तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। हर्ट्जबर्ग 2 factor theory is designed to identify what motivates employee at work. According to Herzberg, there are 2 categories of factors that impact job satisfaction and motivation. पहले है हाइजीन फैक्टर, जिन्हें हम मेंटेनेंस फैक्टर या बेसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं,
जो कि होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इंसान दुखी हो जाएगा। दीज आर एलिमेंट्स दैट व्हेन एब्सेंट, और अगर वो सफिशिएंट ना हो, इनएडिक्वेट हो, इट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। However, their presence doesn't necessarily motivate employee। जैसे कि मेरी सैलरी, अगर मेरे को सैलरी ना मिले तो मैं दुखी होंगी, पर अगर सैलरी मिल रही है, मंथ टू मंथ सेम सैलरी मिल रही है, तो उससे मैं मोटिवेट हो जाऊं, ऐसा भी नहीं। मतलब ये मेरा बेसिक फैक्टर है जो मुझे मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, वो कंफर्म है। पर अगर मुझे मिल रहा है तो उससे मैं मोटिवेट हो रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ नया हो रहा है, तो बात अलग है। दे आर बेसिक कंडीशंस दैट नीड टू बी मेट टू प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या आता है, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो कैसे होने चाहिए, फेयर एंड क्लियर कंपनी रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। जहां पे हम काम करने जा रहे हैं वहां पे फेयर ट्रीटमेंट हो, बराबर इक्वालिटी हो। अगर वो वहां पे अनफेयर ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इंसान दुखी हो जाएगा। किसी भी तरह का पक्षपात हो रहा है तो इंसान दुखी हो जाएगा। सैलरी मिलना चाहिए, सैलरी इज अ हाइजीन फैक्टर। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, एडिक्वेट एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, एंड बेनिफिट्स, गुड वर्किंग कंडीशंस हो। ये सारी चीजें भी हाइजीन है, मतलब बेसिक चीजें हैं जो प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं हुई तो हमको प्रॉब्लम होगी। सुपरविजन, appropriate level of supervision and support means प्रॉपर सुपरविजन हो, प्रॉपर सपोर्ट मिले लोगों का जहां पे हम काम कर रहे हो। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है हम दुखी हो और जॉब छोड़ दें। टीम वर्क और रिलेशंस, पॉजिटिव रिलेशंस हो विद कलीग्स एंड सुपरवाइजर्स, क्योंकि अगर उनसे लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे डेली तो हम जॉब नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू। फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, क्लीन हो, कंफर्टेबल हो, सेफ वर्क स्पेस हो। अब ये जो फैक्टर्स है ना, ये बेसिक चीज है कि भाई ये तो होना ही चाहिए कि अच्छा वातावरण हो, अच्छे लोग हो, सैलरी हो, सपोर्ट हो काम करने के लिए। द एब्सेंस ऑफ दीज फैक्टर्स कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, बट देयर प्रेजेंस ओनली prevents dissatisfaction, it does not enhance motivation और satisfaction। important है, हाइजीन फैक्टर से इंसान मोटिवेट नहीं होता। ये ऐसे फैक्टर्स है जो मौजूद होने चाहिए। अगर ये मौजूद होंगे तो इंसान डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, पर इनका प्रेजेंट होना डजंट मीन वी आर मोटिवेटेड। जस्ट बिकॉज का वर्क प्लेस पे अच्छे दोस्त है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम मोटिवेटेड हो गए हैं। वर्क प्लेस पे अच्छे दोस्त होना जरूरी है, तो इससे क्या होगा, इससे हम डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, बट इससे मोटिवेशन बढ़े ऐसा नहीं है। Motivators, these are the factors that actually drive motivation, enhance job satisfaction. They are more intrinsic. Intrinsic means from the job itself, intrinsic internally. तो ये इंट्रिंसिक होते हैं रिलेटेड टू द नेचर ऑफ वर्क इटसेल्फ। अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग के हिसाब से मोटिवेटर क्या क्या है। सेंस ऑफ अचीवमेंट, अगर काम करके मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव किया है तो मैं मोटिवेटेड होंगी टू डू बेटर। अकम्प्लिशिंग गोल्स एंड फीलिंग सक्सेसफुल इन द रोल। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है आपका नाम होना। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि हाँ यार, हमें और कुछ करना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड परफॉर्मेंस बाय सुपरवाइजर एंड पेयर्स, अगर मैंने अच्छा पढ़ा दिया, तुम लोगों ने तारीफ कर ली, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगी यार और अच्छा पढ़ाऊं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। रिकॉग्निशन। करियर प्रोग्रेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रमोशंस हो, एडवांसमेंट हो, तो इससे इंसान मोटिवेट होता है। एंजॉयमेंट ऑफ वर्क इटसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम हम कर रहे हैं हमें उससे खुशी मिलनी चाहिए। अगर काम ही हमारा बोरिंग है तो हम कभी मोटिवेट नहीं हो सकते हैं उस काम को करने के लिए। फाइंडिंग द जॉब इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग। हर्ट्सबर्ग एम्फसाइज दैट मोटिवेटर्स आर टिपिकली नॉन फाइनेंशियल, मतलब पैसे से नहीं होता मोटिवेशन। एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, प्रमोशंस, काम करने की खुशी, इन चीजों से हम मोटिवेट होते हैं। He argued that simply increasing pay would not lead to lasting motivation or improved performance. सिर्फ सैलरी बढ़ा देने से इंसान 1-2 महीने खुश होगा, फिर नहीं होगा।
Instead, motivating factors like recognition, achievement, and meaningful work were key to motivating employees. तो ऐसा हर्ट्जबर्ग का कहना था कि ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर से हम लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पर पैसों से हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, जॉब डिजाइन एज ए मोटिवेशनल टूल. हर्ट्जबर्ग ने कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बताई, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जिससे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है. हर्ट्जबर्ग suggested that job design could be used as an effective tool to increase motivation. He identified 3 approaches: job enrichment, job enlargement, job rotation. अब ये 3 approaches क्या है मैम? जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है आप जब काम कर रहे हैं जिस लेवल पे हैं, पर आप उसके अपर लेवल का काम करने को बोला जा रहा है आपको. दिस इन्वॉल्व गिविंग एम्प्लॉय मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, autonomy and decision making authority. It aims to add challenge and creativity to their roles. तो फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, A और B. B सेल्स देखता है और A पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स देख रहा था, मतलब B A के अंडर काम कर रहा था. तो B को हमने बोला तुम सेल्स अभी भी देखोगे, पर अब सेल्स से रिलेटेड डिसीजंस भी तुमको लेने, मतलब जो अपर लेवल वाला लोग काम कर रहा था वो काम भी हमने इनको सौंप दिया है, मतलब वर्टिकल एनरिचमेंट हुआ है इनका. पोस्ट हमारी वही है बट काम हम अपर लेवल का कर रहे हैं. तो एक थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि यार मैं तो डायरेक्टर लेवल का काम कर रही हूँ, मतलब दैट फील्स गुड. भले हम डायरेक्टर लेवल पे ना हो, बट अगर हमें वैसा टास्क करने को दिया जाता है, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है. एग्जाम्पल, एन अकाउंटेंट who traditionally prepare quarterly management account might be enriched by being responsible for presenting these accounts to senior management, explaining variances and offering recommendations. अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा इलाबरेट करती हूँ. एक अकाउंटेंट है जिससे हमने हर साल बोला था तू बस अकाउंट्स बना के दे दे, बाकी डायरेक्टर्स को हम बता देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या है. उसने अकाउंट्स बना दिए, ठीक है, और डायरेक्टर्स को हम जाके बताते थे कि ये है चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. बट इस साल मैंने उसे बोला कि देख, अकाउंट्स भी तू ही बनाना, डायरेक्टर के पास भी तू ही ले जाना, और वो कुछ पूछे तो जवाब भी तू ही देना. तो उसको एक स्टेप अप पे हम ले गए, एक स्टेप अप ले गए कि अब यार ये काम भी तुम्हारा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है जो पहले हमारी हुआ करती थी. तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट फॉर अस. जॉब एनलार्जमेंट, जब हम एडिशनल वर्क करने को देते हैं बट वही सेम वर्क जो इंसान पहले कर रहे हैं. पहले मैं 2 लेक्चर ले रही थी, अभी मुझे बोला 4 सेशंस ले लो, तो मतलब सेम टास्क है बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई. दिस इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द वेराइटी ऑफ टास्क एन एम्प्लॉय परफॉर्म्स बाय एडिंग मोर ड्यूटीज ऑफ सेम लेवल, मतलब उसी लेवल की और ड्यूटीज हमें दे दी गई है. रेदर देन इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज, it doesn't involve moving to higher level task but it expands the breadth of the job. यहाँ पे हम ऊपर वाले लेवल वाले लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही लेवल का काम कर रहे हैं बट थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं. A customer service representative may be asked to take on additional similar tasks like answering emails, handling social media queries. जैसे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है जो कस्टमर से फेस टू फेस बात करता है, अब उसको हमने बोल दिया कि तू सोशल मीडिया भी देख लेना, तो ईमेल्स भी देख लेना, मतलब काम तो उसका वही है बट उसकी ड्यूटीज बढ़ गई है. दैट इज जॉब एनलार्जमेंट. आई पर्सनली फील इससे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं होते हैं कि ये सेम लेवल का काम है बट अब ज्यादा करना है. जॉब रोटेशन मतलब टास्क थोड़े बहुत चेंज करना. एम्प्लॉयज रोटेट बिटवीन डिफरेंट टास्क और रोल्स टू अवॉइड मोनोटोनी. मोनोटोनी मतलब एक जैसी चीजें करना जिससे बोरियत होती है. एंड मेंटेन इंटरेस्ट इन देयर वर्क. दिस अलाउ वर्कर्स टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड रिड्यूसेस द रिपीटेटिव नेचर ऑफ सम जॉब्स. अब जैसे मैं बहुत ज्यादा बीटी पढ़ा लिया, अब मेरे को बोला जाए कि मैम आप एक काम करो, थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट भी ट्राई करो, तो देखो वैसे थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट क्योंकि जॉब रोटेट हो रहा है तो एक मोनोटोनी ब्रेक होगी. जो एक ही काम मैं कर रही थी अब उसमें थोड़ा मुझे चेंज मिलेगा. तो ये भी एक अच्छी चीज है जो की जा सकती है. इन अ वेयरहाउस वर्कर्स में रोटेट बिटवीन टास्क लाइक फिलिंग सैक्स, टाइंग देम एंड ऑपरेटिंग मशीन्स. अब जैसे 3 वर्क हैं, सैक्स में सामान रखना,
टाई करना और मशीन्स ऑपरेट करना। तो ये 3 टास्क है। जो लोग एक हफ्ते सेक्स जमा रहे हैं वो लोग नेक्स्ट हफ्ते मशीन्स चला रहे हैं, मतलब उनके जॉब क्या हो रहे, रोटेट हो रहे, चेंज हो रहे हैं, बदलते रह रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट। एनरिचमेंट का मतलब हम वहीं पे हैं बट ऊपर वाले लेवल का काम कर रहे हैं। एनलार्जमेंट का मतलब वहीं पे है, वही काम कर रहे हैं बट थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। एंड जॉब रोटेशन का मतलब हम अलग अलग टास्क कर रहे हैं ताकि बोरियत ना हो। तो ये सब हर्ट्जबर्ग के ही बताए हुए सजेशंस है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अब आएगा मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। यहाँ पे ये अजम्पशन लगाते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं जीवन में, एक तो खूब मोटिवेटेड, खूब उत्साहित, खूब मजेदार, वो होते हैं थ्योरी वाई वाले मैनेजर, ऐसा अज्यूम करते हैं। और एक कैटेगरी वो होती है जो आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें बार बार बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, थ्योरी एक्स वाले लोग। अब जो थियोरी एक्स में हम लोग अजम्पशन करें तो वहां पे हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा काम करवाने के लिए। थियोरी वाई में हमें पता है कि भाई हमारे वर्कर्स वैसे ही मोटिवेटेड है, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करेंगे चीज़ों में। मैकग्रेगर्स थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई. Theory X and Theory Y outline 2 different sets of assumptions that managers can have about their employees. These assumptions influence how managers approach leadership and supervision. Essentially, the way a manager perceives their employees' attitudes towards work determine how they manage them. So, manager अपने employees के लिए क्या सोच रहा है उस हिसाब से वो तय करेगा कि कैसे इनसे काम करवाना है, कैसे इनको मोटिवेट करना है। जैसे अगर मैं अज्यूम करूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ के लिए डेडिकेटेड है, तो मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगी। पर मुझे लगता है यार सब के सब आलसी है, कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई होमवर्क नहीं करता, कोई रिविजन नहीं करता, तो आई विल बी मोर स्ट्रिक्ट, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहूँगी। बट अगर मुझे लगता है कि सब लोग काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, तो आई विल बी रिलैक्स्ड, ठीक है। सो थियोरी एक्स में मैनेजर अज्यूम कर रहा है कि मेरे एम्प्लॉयज लेजी है, डिसलाइक द वर्क, उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता। सो दीज असम्पशन lead to the belief that worker must be closely monitored and controlled. अब ऐसे लोगों को तो अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा आलसी है और जिन्हें काम करना पसंद नहीं है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लोगों को काम करना अच्छा नहीं लगता। एम्प्लॉयज आर सीन एज अवॉइडिंग वर्क वेन एवर पॉसिबल, ऐसा लगता है कि जब देखो काम अवॉइड करने की ट्राई कर रहे हैं ये लोग। नीड फॉर कोअर्जन, अब ऐसे लोगों को हमको थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ेगा, डरा धमका के रखना पड़ेगा। एम्प्लॉयज मस्ट बी फोर्स्ड, थ्रेटन, धमकाना, कोअर्स मतलब फोर्स करना, इनटू वर्किंग एडिक्वेटली, ताकि लोग अच्छे से काम करें। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। एम्प्लॉयज आर सीन एज रिलक्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफरिंग टू बी डायरेक्टेड एंड टोल्ड व्हाट टू डू। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते हैं, थोड़े से रिलक्टेंट रहते हैं। यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि भाई हमको डायरेक्टली तुम बता दो कि क्या करना है, उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। मतलब हर एक चीज़ इनको समझानी पड़ेगी कि देखो बच्चों पेन उठाओ, फिर अपनी नोटबुक ओपन करो, फिर उसमें ये चीज़ लिखो। तो दैट इज़ हाउ दे आर टू बी ट्रीटेड अगर वो लोग थ्योरी एक्स में फॉल करते हैं तो। बिकॉज ऑफ दीज असम्पशन मैनेजर्स अडॉप्ट थ्योरी एक्स, टिपिकली यूज ऑथोरिटेरियन, मतलब मैनेजर थोड़े फिर ऑथोरिटेरियन, मतलब हम जो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। रिप्रेसिव लीडरशिप रहती है, दे मे इम्पोज टाइट कंट्रोल्स ऑन एम्प्लॉय, क्लोज सुपरविजन रखते हैं, डायरेक्ट देयर एक्शन, असम्पशन रखते हैं कि वर्कर्स नीड टू बी कंट्रोल्ड टू बी प्रोडक्टिव, वर्कर्स को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। थ्योरी वाई में क्या असम्पशंस है, तो थ्योरी वाई अज्यूम्स दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, खुद से ही काम करने के लिए तैयार है, कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, मतलब खुद ही इनिशिएटिव्स लेने को रेडी है, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। मैनेजर्स विद दिस माइंडसेट टेक अ मोर डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव अप्रोच। अब जब मैनेजर ऐसा सोचता है कि मेरे एम्प्लॉयज बहुत बढ़िया है, तो वो कंट्रोल करना नहीं चाहेगा, वो ये चाहेगा कि मैं इनसे पूछूं, इनका ओपिनियन लूं, इनको पार्टिसिपेट करवाऊं डिसीजन मेकिंग में।
encouraging employees to take responsibility and contribute ideas. तो थियोरी एक्स में मैनेजर अज्यूम कर रहा है कि मेरे एम्प्लॉयज कुछ काम के नहीं है, इनको स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए, और थियोरी वाई में मैनेजर सोच रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज बहुत बढ़िया है, उन्हें काम करना अच्छा लगता है, सेल्फ मोटिवेटेड है, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं वो लोग, they enjoy the work, employees are seen as finding work enjoyable, natural, much like rest or play. एम्प्लॉयज बहुत आराम से मजे से काम कर रहे हैं. मोटिवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज आर बिलीव्ड टू बी केपेबल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड ईगर टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लग रहा है. सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन, एम्प्लॉयज आर एबल टू डायरेक्ट देयर ओन बिहेवियर एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग गोल्स विदाउट कॉन्स्टेंट सुपरविजन. तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली सुपरविजन किए बिना भी लोगों को हम डायरेक्ट मतलब बिना कुछ गाइडेंस के भी ये लोग काम कर लेंगे, ज़्यादा हम मॉनिटरिंग नहीं भी करेंगे. देखो जो बंदा खुद से मोटिवेटेड है, जैसे पेरेंट्स का ही एग्जाम्पल ले लो, अगर उनको लगता है कि यार हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो वो दिन रात उसको बोलते रहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम ये करो वो करो, ट्यूशन्स जाओ, रिविजन्स लो. पर अगर उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा खुद से पढ़ लेगा सब कुछ, तो वो बार बार आके कुछ भी नहीं बोलेंगे. वो उन्हें पता है कि इसे पता है कि क्या करना है, तो दे विल बी मोर रिलैक्स्ड, वो ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे. यहाँ पे लास्ट थियरी इज Vroom's expectancy. Vroom's expectancy explains that individuals are motivated to act based on their expectations that their actions will lead to desired outcomes. This theory focuses on psychological process that influence the choices people make regarding different course of action. ये अभी आपको बहुत थियोरटिकल लग रहा होगा, बट Vroom's एक्सपेक्टेंसी ने दो चीज बताई. मोटिवेशन कैसे आएगा, तो वैलेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेंसी. वैलेंस और एक्सपेक्टेंसी क्या है? वैलेंस मतलब अ पर्सन को ये चाहता है कि वो ये देखना चाह रहा है कि किसी भी काम का रिजल्ट क्या है, और एक्सपेक्टेंसी का मतलब वो रिजल्ट के चांसेस क्या है. अब देखो सिनारियो क्या हो सकता है. अगर हमें पता है कि केबीसी का प्राइस 7 करोड़ है, पर वो 7 करोड़ अचीव करने के चांसेस 0.001% है, तो भले प्राइस अच्छा है पर चांसेस बहुत कम है, तो हम इतने मोटिवेटेड नहीं रहेंगे. अगर हमें लगता है कि 5,000 है, 5,000 का क्वेश्चन है, उसको जीतने के चांसेस 90% है, तो देखो चांसेस तो बहुत ज्यादा है, पर शायद आउटकम इतना ज्यादा नहीं है जिसके लिए मैं एफर्ट करूं. तो बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आउटकम भी बढ़िया हो, और उस आउटकम के अचीव होने का भी प्रोबेबिलिटी हो. मतलब थोड़ा ऐसा मुझे लगना चाहिए कि हाँ ये चीज मैं अचीव कर सकती हूँ. अगर मुझे लगता है कि यार ये काम मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, पर जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो वो तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम है. बट मुझे ऐसा लगता है कि देर आर सिर्फ 0.01% है कि मैं वहां पे चढ़ पाऊँ, तो वो मैं फिर से उस प्लान को ड्रॉप कर दूंगी क्योंकि मैं वहां पे नहीं चढ़ सकती. तो बैलेंस एंड एक्सपेक्टेंसी दोनों अगर अच्छे लेवल के होंगे ना, तो पर्सन मोटिवेट होगा. ऑब्वियसली रिजल्ट भी इतना अच्छा हो कि हमें मोटिवेशन मिले, और सामने उसके चांसेस भी हो कि हाँ हम वो काम कर पाएंगे, वो रिजल्ट जो है वो हम अचीव कर पाएंगे, ऐसे चांसेस भी हो, तो हम ऐसा लगेगा कि हमें मोटिवेशन है उस चीज को करने का. सो फोर्स क्या है? फोर्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन्स मोटिवेशन. मतलब कितना आप में विलिंगनेस है उस चीज को करने की. वैलेंस रेफर्स टू द वैल्यू एन इंडिविजुअल प्लेस ऑन द आउटकम ऑफ ए टास्क. मतलब जो रिजल्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अगर मेरे लिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं ये काम कर लूंगी. एक्सपेक्टेंसी इज द बिलीफ और परसेप्शन दैट एफर्ट विल लीड टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस. एक्सपेक्टेंसी मतलब चांसेस कि हाँ हम एफर्ट करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे. जैसे कि वैलेंस इज ACCA आपका डिग्री, और एक्सपेक्टेंसी इज 60%. तो अब ये आउटकम तो वही है जो आपको चाहिए, और हाँ चांसेस भी है कि आप ACCA बन जाओगे, तो हाँ आप में मोटिवेशन है उस चीज को करने का, ठीक है. बट मान लेते हैं ऐसा कोई कोर्स है जो
आपको लगता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, पर उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो ऑब्वियसली शायद हम वो कोर्स करने के लिए मोटिवेटेड ना हो। सो दो की कॉम्पोनेंट्स है व्रूम के। वैलेंस रेफर्स टू हाउ मच एन इंडिविजुअल वैल्यूज द रिजल्ट और रिवॉर्ड ऑफ ए टास्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ द आउटकम, जैसे कि कोई प्राइज या रिवॉर्ड इज हाईली वैल्यूड, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द वैलेंस विल बी हाई एंड द पर्सन विल बी मोर मोटिवेटेड टू पुट एफर्ट्स। अगर किसी चीज को हमने शिद्दत से पाना चाहा है तो हम हर कोशिश करेंगे उसको हासिल करने की। तो इफ द आउटकम इज वेरी मच नीडेड कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो हम पूरी ताकत पूरी शिद्दत से प्रयास करेंगे। बट इफ द आउटकम इज ऑफ लिटिल वैल्यू, एग्जाम्पल अ स्मॉल रिवॉर्ड, द बैलेंस विल बी लो एंड मोटिवेशन विल डिक्रीज। पर अगर लगता है कि यार आउटकम बहुत अच्छा नहीं है, तो हमारा जो बैलेंस है वो भी क्या होगा, कम होगा, और हम उस काम को करने की सोचेंगे भी नहीं। Expectancy is the belief that a certain level of effort will result in desired level of performance, कि हाँ अगर हम इतना एफर्ट करेंगे तो ये आउटकम हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल बिलीव्स दे आर कैपेबल ऑफ सक्सीडिंग एट ए टास्क, अगर मुझे लगता है कि ये काम करने में तो मैं होशियार हूँ, मैं कर लूंगी, तो दे आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड टू पुट एफर्ट्स, तो वो मोटिवेटेड होंगे कि हाँ ये काम कर लेते हैं। बट इफ दे बिलीव टास्क इज टू डिफिकल्ट और बियॉन्ड कैपेबिलिटी, पर अगर जैसे मुझे बोल दिया मैम आप साइंस का लेक्चर ले लो, मुझे पता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे आई विल बी लेस लाइकली टू बी मोटिवेटेड। जैसे अगर मुझे बोला बीटी का लेक्चर ले लो, आई नो इट इज पॉसिबल फॉर मी, आई विल टेक एनी डे एनी टाइम। पर मुझे बोला जाए कि मैम आपको फिजिक्स का एक सेक्शन लेना है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी, वो मेरी एबिलिटी के बाहर है। तो बेसिकली बैलेंस भी अच्छा हो, एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी हो, तो वो काम करने का इंसान मोटिवेशन रखता है। बैलेंस अच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेंसी भी कम है, तो उस चीज़ को करने के लिए हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं। सो बच्चों, ये कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इफ कैश प्राइज इज सब्सटेंशियल, मतलब कोई क्विज शो है जिसका कैश प्राइज है, जैसे कि केबीसी, सब्सटेंशियल है मतलब अच्छी खासी प्राइज है, एंड पर्सन रियली वैल्यूज द मनी, और इस पर्सन को 7 करोड़ चाहिए, देयर बैलेंस विल बी हाई। इफ प्राइस इज स्मॉल द बैलेंस विल बी लो, अगर प्राइस कम है तो बैलेंस भी क्या होगा, कम। इफ द पर्सन फील्स कॉन्फिडेंट कि मैं सारे आंसर्स दे पाऊंगा बिकॉज जो टॉपिक है वो मेरे एक्सपर्टीज एरिया में आता है, तो वो पार्टिसिपेट करेगा, देयर एक्सपेक्टेंसी विल बी हाई। बट इफ दे फील अनसर्टेन अबाउट देयर एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन, बट अगर उन्हें डाउट है कि मैं ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक ही मुझे नहीं आता, तो एक्सपेक्टेंसी विल बी लो। तो कोई भी चीज़ हम तभी करते हैं जब बैलेंस भी हो, एक्सपेक्टेंसी भी हो। तो ये कुछ थियोरीज थी बच्चों मोटिवेशन की। मास्लो ने हमको 5 स्टेप गाइड दी, हर्ट्जबर्ग ने हमको 2 फैक्टर बताए, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स। इसके अलावा हमने मैकग्रेगर की थ्योरी पढ़ी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाले असम्पशंस, एंड लास्ट वन हमने पढ़ा व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी, जो व्रूम राइटर है उसने दिया कि फोर्स मतलब मोटिवेशन क्या है, तो जहां पे बैलेंस और एक्सपेक्टेंसी है वहां पे इंसान मोटिवेटेड है। दैट्स इट फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द डे, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसमें सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो जैसे आपको 4 फैक्टर्स दे दिए, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, ऐसा नहीं है, 1 2 3 4, और आपको पूछ लिया इस 4 में से मास्लो के हिसाब से, मास्लो ने जो 5 स्टेप दिए उसमें से पहले स्टेप में क्या आएगा। जैसे कि मैंने आपको 4 फैक्टर्स लिख लिए, ये 4 फैक्टर मैंने आपको दिए, और इसमें से मैंने आपको पूछा कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मास्लो के हिसाब से फर्स्ट लेवल का फैक्टर है। तो बताओ मुझे, क्या फ्रेंडशिप फर्स्ट है? नो, फ्रेंडशिप थर्ड पे था, सोशल। सैलरी, यस इट इज फर्स्ट लेवल का फैक्टर, फिजियोलॉजिकल। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, फोर्थ लेवल का फैक्टर, ईगो। जॉब सिक्योरिटी, दूसरे लेवल का फैक्टर।
तो हमको ऐसे पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है, ईगो फैक्टर कौन सा है, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन, जैसे थियोरी एक्स वाला अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको ऐसे ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है। देयर इज अ मैनेजर जो अज्यूम करता है कि मेरे एम्प्लॉयज थियोरी एक्स में आते हैं, मतलब जो लोग काम को पसंद नहीं करते हैं, लेजी है, खुद से मोटिवेटेड नहीं है, डायरेक्शंस की ज़रूरत है, तो क्या उस मैनेजर को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि अगर लेजी है तो स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। तो समझ रहे बच्चों, कुछ इस तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं अबाउट दीज थियोरीज। सो होप यू अंडरस्टूड दीज थियोरीज वेल। That's it for the day. Thank you so much everyone. See you all again in the next session जहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ नया नवेला टॉपिक। बाय बाय।